Hello students, welcome to part 2 of underwriting in shares. So students, आज मैं सिखाऊंगी अंडरराइटिंग इन शेयर्स की जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज। जैसे कि आपको सम दिया जाएगा, उसकी हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी है, उसकी हमें एंट्रीज कैसे पास आउट करनी है, वो आपको ये वीडियो में पता चलेगा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले केस क्या है, ये मैंने कुछ केसेस लिखे हैं। कंपनी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगी, जर्नल एंट्रीज की कंपनी क्या एंट्रीज करेगी वहां पे। सबसे पहला केस क्या लिखा हुआ है, अंडरराइटर्स लायबिलिटी इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड फर्म अलॉटमेंट। अंडरराइटर्स की लायबिलिटी जो भी होगी उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं किसी कंपनी के अंडर राइटर हूँ, राइट। अगर जो मैं किसी कंपनी के अंडर राइटर हूँ, मैंने आपको एक केस बताया था कि अगर जो अंडर राइटर हमारे शेयर्स बेच के देता है, सब्सक्राइब करके देता है, तो अंडर राइटर की लायबिलिटी क्या हो जाती है, ऑलरेडी कम हो जाती है। ये केस वही है। सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं किसी कंपनी के अंडर राइटर हूँ, ठीक है। मैं वो कंपनी के शेयर्स बेच के दे रही हूँ, मेरी ऑलरेडी लायबिलिटी कंपनी के ऊपर थी, मैं वो कंपनी के शेयर्स बेच के दे रही हूँ, तो मेरी लायबिलिटी ऐसे में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी। मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी को हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। खत्म करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस करेंगे। मतलब अंडरराइटर जब मेरे क्रेडिट में थे, क्रेडिट बैलेंस था, अभी उनको क्या कर दूंगी, मैं डेबिट कर दूंगी, मतलब उनका अकाउंट नील हो जाएगा। ठीक है, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट, हमारा कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि हमारे शेयर्स जिनकी उम्मीद नहीं थी वो शेयर्स भी हमारे बिक रहे हैं, इसीलिए हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा, और कैपिटल को होता है क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए कैपिटल को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। लेकिन अभी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, मेरी एक रील में मैंने ये डिक्लेयर किया था कि डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है। डिस्काउंट क्या होता है, अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, 100 रुपए का शेयर 95 रुपीज का हो जाता है, वो होता है डिस्काउंट। मतलब वैल्यू डिडक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। प्रीमियम क्या हो जाता है, वैल्यू प्लस हो जाती है। तो वो जो प्लस वैल्यू होती है ना, 10 रुपए का शेयर अगर जो 12 रुपए का हो जा रहा है, तो वो 2 रुपए कंपनी की इनकम है, प्रीमियम है, तो उसको क्रेडिट करते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये देखो, ये कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए उसको डेबिट की क्रेडिट किया था मैंने, और यहाँ पे प्रीमियम मेरी क्या है, इनकम है, इसीलिए उसको क्रेडिट किया है। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। नेक्स्ट, कमीशन ड्यू। कोई भी अंडरराइटर फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करेगा। अंडरराइटर अपनी कमीशन या सैलरी लेंगे, ये मैंने आपको पहले वीडियो में डिक्लेयर किया हुआ है। अंडरराइटर अगर जो हमसे कमीशन ले रहा है तो फिर उसकी क्या एंट्री होगी, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। इसको क्यों किया, अंडरराइटर्स कमीशन को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंसेस है। हमारे जर्नल एंट्री का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी तुम्हारे खर्चे और लॉस होगा उनको करो डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अंडरराइटर्स को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि वो हमारे कंपनी के क्रेडिटर है, हमें उनको पैसे देने हैं, मैं उनको पैसे देने वाली हूँ, इसीलिए उनको क्रेडिट किया। अभी बताइए, कमीशन अकाउंट, कमीशन ड्यू की एंट्री क्या होगी, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अंडरराइटर कमीशन को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि वो मेरे कंपनी का एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा खर्चा है। और टू अंडरराइटर्स उसको क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि वो हमारी क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट में अभी मुझे उनको जब पेमेंट करनी है, पैसे आएंगे या जाएंगे, बैंक के थ्रू या पैसे आएंगे या फिर जाएंगे। ठीक है। अगर जो हमारे शेयर्स कोई सब्सक्राइब कर रहा है, अंडरराइटर मुझे उसके पैसे दे रहा है, पेमेंट्स फ्रॉम अंडरराइटर, मुझे पैसे आ रहे हैं अंडरराइटर्स से, तो फिर क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। बैंक को क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, ये कैश कम्स इन, बैंक की कैश कम्स इन। और अंडरराइटर्स क्या है, मेरे गिवर। ये मैं साइड में आपके रूल्स लिख रही हूं। बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बैंक का क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट, कम्स इन, एंड हु इज द गिवर, अंडरराइटर इज द गिवर, तभी उनको क्रेडिट किया है। नेक्स्ट, पेमेंट टू अंडरराइटर्स, अभी मैं अंडरराइटर को पेमेंट कर रही हूँ, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अंडरराइटर पैसे रिसीव करेंगे कि पैसे देंगे,
अंडरराइटर पैसे रिसीव करेंगे, तो डेबिट द रिसीवर, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट। देखिए अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरे कंपनी के क्या है, रिसीवर, एंड मेरे यहां से पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, मैं उनको पेमेंट कर रही हूँ, पेमेंट टू है, मैं उनको पेमेंट कर रही हूँ, तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। ये हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। हम जर्नल एंट्रीज, अगर जो आपके कोई भी सम में, कोई भी क्वेश्चन में अगर जो ऐसे आ रहा है कि पास आउट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, तो आपको ये एंट्रीज पास करनी है अकॉर्डिंग टू केसेस। वो अगर जो कमीशन का केस बोल रहा है तो कमीशन का, एंड वो अगर जो पेमेंट का बोल रहा है तो पेमेंट का, आपको उसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज पास। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बताई कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होती है, हम जर्नल एंट्रीज कंपनी के बुक्स में कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंपनी इश्यूज 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 500 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। सबसे पहले इसकी एंट्री कर देते हैं, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, 5000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, एक शेयर की वैल्यू ₹10 है, एंड 500 डिबेंचर्स इशू कर रही है, उसकी वैल्यू ₹100 है। कोटक सिक्योरिटीज इज एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, कोटक सिक्योरिटीज करके एक फर्म है, वो अंडरराइटिंग में हमारे साथ एग्रीमेंट में आई है कि आपके जो भी शेयर्स अगर जो अनसब्सक्राइब हो रहे हैं या डिबेंचर्स अनसब्सक्राइब हो रहे हैं, वो मैं टेक ओवर करूंगी। वो कमीशन ले रही है, 2% ले रही है शेयर्स पे और 1% ले रही है डिबेंचर्स पे कमीशन। कैश वॉज रिसीव फॉर ऑल शेयर्स, कैश सारे शेयर्स पे मिली है, लेकिन 100 डिबेंचर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, तो वो डिबेंचर्स कौन लेगा, मैंने जस्ट अभी बोला जो भी शेयर्स हैं डिबेंचर्स अनसब्सक्राइब हो रहे हैं, वो सब कौन लेगा, कोटक सिक्योरिटीज। अभी मैंने जर्नल एंट्रीज का यहाँ पे प्रोफार्मा बना दिया है, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, मैं अभी एंट्रीज कर रही हूँ। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, कंपनी इशू 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री की है, मेरे पास कैश आएगी कि जाएगी, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, कैश कम्स इन, इसके लिए उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो मेरा कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अभी बताइए इक्विटी शेयर्स 5000 इंटू ₹10 कितना हो जाएगा, 50,000। सॉरी, डिबेंचर्स कितने थे, 500, उसमें से 100 डिबेंचर्स के तो पैसे नहीं मिले हमें, तो डिबेंचर्स कितने पेंडिंग रहेंगे, 400 इंटू एक डिबेंचर की वैल्यू क्या है 100, तो कितना आ जाएगा इधर 40,000। टोटल मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए हैं 90,000 डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री, यहाँ पे 400 डिबेंचर्स के मुझे पैसे मिले हैं, बट 100 डिबेंचर्स के पैसे नहीं मिले हैं, वो 100 डिबेंचर्स कौन खरीदने वाला है मुझसे, कोटक सिक्योरिटीज। ठीक है, कोटक सिक्योरिटीज इज अ रिसीवर और गिवर, कोटक सिक्योरिटीज इज अ रिसीवर ऑफ आवर शेयर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कोटक सिक्योरिटीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारे शेयर्स रिसीव कर रही है, कोटक सिक्योरिटीज अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। आप नरेशन खुद लिख सकते हैं, क्योंकि यू आर एन स्टूडेंट ऑफ बीकॉम, आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आप नरेशन खुद ही लिख सकते हैं कि उसका रीजन क्या लिखना है मुझे। कोटक सिक्योरिटीज क्या है, 100 डिबेंचर्स के पैसे, वो 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, कैसे आएगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द होल इशू वॉज दैट 2% कमीशन ऑन शेयर एंड 1% ऑन डिबेंचर्स, सारा इशू हो गया है, 2% कमीशन मिल रही है शेयर्स पे, 1% मिल रही है डिबेंचर्स पे। मैंने अभी आपको बताया डिबेंचर्स की एंट्री क्या होती है, तो कमीशन की एंट्री क्या होती है, कमीशन इज एन एक्सपेंस फॉर आवर कंपनी, सो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कोटक सिक्योरिटीज अकाउंट, क्योंकि उसको पैसे मिलने वाले, वो हमें उनको देने हैं पैसे, वो हमारे क्रेडिटर है। सॉरी, अभी बताइए, मैं इसका कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, 50,000 इक्विटी शेयर्स है,
50,000 का 2% कितना आएगा? कितना आएगा? 1,000। सॉरी, 50,000 का 2% आएगा 1,000। 50,000 का 2% कमीशन कितना आएगा? 1,000। नेक्स्ट 50,000 का 1% कितना आएगा? उसको कमीशन तो सब पे ही मिलेगा ना, 500। भले उसने सेल आउट उसने लिए हैं हमसे शेयर, कमीशन मिलेगा, तो टोटल कमीशन कितना मिलेगा उनको? 1,500। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, कैश वॉज रिसीव फॉर ऑल शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑल्सो एक्सेप्ट 100 डिबेंचर्स। अभी कैश रिसीव की भी तो एंट्री हम करेंगे ना, कैश रिसीव की एंट्री क्या होगी? की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं उसके, टू कोटक सिक्योरिटीज अकाउंट। टू कोटक सिक्योरिटीज अकाउंट कैसे? देखो 10,000 वो देने वाला था, क्योंकि मैंने उनको अंडरराइटिंग के लिए दिए थे 10,000 के, ठीक है। लेकिन उसमें से उसको 15,000 1500 मैंने कमीशन दे दी। 10,000 माइनस 1,500 कितना बचेगा? 8,500। मुझे वो कितने बैलेंस में देगा अमाउंट? 8,500। मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख देती हूँ, 10,000 माइनस 1,500 बचेगा कितना अमाउंट? 8,500। मुझे बैलेंस पेमेंट वो कितने की करेगा? 8,500। I hope you understood our journal entry. If any student has doubt, so please mention on comment section. आप comment section में बताइए कि आपको कौन सी एंट्री नहीं समझी है। I will explain. को अंडरराइटर्स होते क्या हैं? को अंडरराइटर्स ये होते हैं, टू और मोर अंडरराइटर्स साथ में आते हैं, वो बोलते हैं कि हम अभी कंपनी के शेयर्स जो है सब्सक्राइब करवा के देंगे। उनकी पहले ये ग्रॉस लायबिलिटी क्या है, मतलब कंपनी फॉर्म इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। फॉर्म अंडरराइटिंग क्या है? मैंने आपको बताया था कि कंपनी बोलती है सारे शेयर्स तुम देखो अभी, वो तो ये अंडरराइटर्स के ऊपर लायबिलिटी रहती है, सारे वो शेयर्स लिख देंगे। लेट्स क्रेडिट फॉर मार्क्ड एप्लीकेशन। मैंने कहा था आपको, मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होती है? जिसमें अंडरराइटर्स का स्टैंप होता है, वो बोलते हैं कि ये शेयर्स मैं सब्सक्राइब करवा के दूंगा, तो उनकी उसमें क्या हो जाएगी? लायबिलिटी कम हो जाएगी, इसके लिए वो लेस करेंगे। लेस फॉर्म अंडरराइटिंग, चलो इसमें बोलते हैं कुछ कि कुछ कंपनी लेके जा रही है, कुछ कंपनी के मेंबर्स भी शेयर लेके जा रहे हैं, तो वो भी लेस हो जाएगी, मतलब उनकी लायबिलिटी और डिडक्ट हो जाएगी। लेस क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ऐसे शेयर्स जो अनमार्क्ड है, जिसमें अंडरराइटर्स का कुछ स्टैंप नहीं है, कुछ उन्होंने बेच के नहीं दिए हैं, लेकिन वो हमारी लायबिलिटी डिडक्ट करेंगे। जो भी अमाउंट बचेगा वो क्या रहेगा? सरप्लस ट्रांसफर टू अदर को अंडरराइटर्स। किसी भी अंडरराइटर की जो भी लायबिलिटी होगी वो सरप्लस किसी और को ट्रांसफर होगा। अंडरराइटर्स लायबिलिटी, अभी यहाँ पे अंडरराइटर्स की फिर से हम लायबिलिटी, सपोज कोई एक अंडरराइटर ने अपना टास्क, सपोज ए ने अपना पूरे शेयर सेल आउट करके दिए, बाकी पेंडिंग कितने रहेंगे? दो अंडरराइटर रहेंगे, बी एंड सी। तो ऐसे में क्या होगी? उनकी अंडरराइटिंग उनकी लायबिलिटीज बढ़ेगी। एड फॉर्म अंडरराइटिंग, जो शेयर्स पेंडिंग होंगे फिर वो उनको हम रेशियो में बांटेंगे। जो भी फर्म ने हमसे अंडरराइटिंग की होगी शेयर्स की, वो हम फिर से ऐड करेंगे, तो हम प्लस माइनस करेंगे तो टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स पेंडिंग वाले अमाउंट निकल आएंगे। क्लियर है? इससे रिलेटेड मैं सम आपको करवाने वाली हूँ, क्वेश्चन में आपको पूरा करवाना। मैंने अभी आपको को अंडरराइटर्स का स्टेटमेंट सिखाया कि को अंडरराइटर्स की लायबिलिटी रहे तो उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, ये उससे रिलेटेड सम है। मैं सम रीड कर रही हूँ। कंपनी इश्यूज 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं कंपनी। ए, बी और सी तीन अंडरराइटर्स हैं जिनकी लायबिलिटी है 60, 30 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। उनका फॉर्म अंडरराइटिंग दिया हुआ है 8,000, 10,000 एंड 2,000। एप्लीकेशन सिर्फ 80,000 की रिसीव्ड हुई है, मतलब सब्सक्राइब सिर्फ कितने शेयर्स हुए हैं? 80,000। मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है? 20,000, 14,000 एंड 6,000 ऑफ ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी है? 20,000। अभी हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका सम कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन इसका कैसे लिखिएगा? स्टेटमेंट ऑफ co-underwriters, sorry, statement of co-underwriters, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी।
यहाँ पे आएगा इनका हेडिंग, यहाँ पे इनकी हेडिंग आएगी नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अभी सबसे पहले इनकी लिखेंगे हम ग्रॉस लायबिलिटी। इनकी ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी, मतलब इन्होंने एग्री कितना किया था कि हम इतना शेयर्स लेंगे। ए ने क्या था 60,000 एग्री किया था, बी ने 30,000 एग्री किया था एंड सी ने 10,000 एग्री किया था। मतलब इसकी लायबिलिटी है 60,000 की, इसकी लायबिलिटी है 30,000 की और इसकी लायबिलिटी है 10,000 की। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैंने इसके बाद क्या किया था, फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है हमेशा लेस, क्योंकि वो लोग हमसे ये अंडरराइटिंग लेते हैं, फर्म अंडरराइटिंग लेस होगा। अभी इसमें से कितना हो जाएगा, 8,000 माइनस हो जाएगा, इसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा, इसमें से 2,000 माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट 60 माइनस 8 दैट इज 52,000, 30 माइनस 10 20,000, 10 माइनस 2 8,000। ठीक है, अभी लेस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन ए बी सी की कितनी है यहाँ पे मैंने बताई है, ए की है 20, बी की है 14, सी की है 6। वो भी लेस करेंगे क्योंकि हमारी उसमें क्या हो जाती है, लायबिलिटी कम हो जाती है। 20,000 माइनस हो जाएगा 52 में से एंड 14,000 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें से 6,000 माइनस हो जाएगा। 52 माइनस 20 32,000 एंड 6,000 एंड 2,000। ठीक है, अभी ये जो हमारे आंसर आए हैं इसके यहाँ पे लिखेंगे लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का अमाउंट हमें शेयर्स कितने दिए हुए हैं, 20,000 शेयर्स। अभी 20,000 शेयर्स को मैं किस में डिवाइड करूंगी, इन तीनों के बीच में कौन सा रेशियो डिवाइड करूंगी, ग्रॉस लायबिलिटी का 6:3:1, 6:3:1, ये 3 रेशियो में डिवाइड होगा। 20,000 का 10 डिवाइड बाय 6, हम इसको रेशियो अभी कैसे निकालते हैं मैं वो बताती हूँ। सपोज यहाँ पे 20,000 शेयर्स है ना, 20,000 इनका सम कितना आएगा 10 इंटू 6। अभी इसकी कैलकुलेशन कीजिए 12,000। ठीक है, सेम यहाँ पे अभी 3 आ जाएगा 6,000। नेक्स्ट यहाँ पे 2,000। दिस इज आवर बेसिक कैलकुलेशन, मैंने आपको सिखाने के लिए बता दिया। 32 माइनस 12 20,000, ये क्या हो जाएगा नील, ये क्या हो जाएगा नील। क्लियर है, इसके बाद ऐड करेंगे हम फॉर्म अंडरराइटिंग। फॉर्म अंडरराइटिंग क्यों ऐड करते हैं इसका भी रीजन मैं बताती हूँ। देखो फॉर्म अंडरराइटिंग पहले यहाँ पे लेस किया था, अभी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 2,000, 28 10 एंड 2 टोटल लायबिलिटी। देखिए अभी टोटल लायबिलिटी उनकी बढ़ गई, जहां पे इनकी नील हो गई थी ये लोगों की जीरो हो गई थी दोनों की, अभी इनकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि इन्होंने फर्म अंडरराइटिंग ली नहीं थी हमसे, मतलब हमारे फर्म की जो इन्होंने शेयर्स थे वो लिए नहीं थे, वो फर्म ने लिए थे, इन्होंने नहीं लिए थे, तो इसीलिए वो इनकी लायबिलिटी इंक्रीज करता है, इसके लिए वो हम लास्ट में ऐड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम। इन केस किसी स्टूडेंट को डाउट आ रहा है प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड यही कंटेंट जारी रखने के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।